तो कल जो है वो हम लोगों ने एनाटॉमी वर्ड के ऊपर बात करी थी, फिजियोलॉजी वर्ड के ऊपर बात करी थी, और एनाटॉमी वर्ड आया कहाँ से है और आज किन मायनों में इस्तेमाल होता है, इन दोनों में कोई तालमेल नहीं है। कल ऐसी बात करी थी ना हम लोगों ने, कोई तालमेल नहीं है, लेकिन कोई भी वर्ड जो है वो दुनिया में जब चलता है तो वो इसी तरीके से चलता है। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारे आपके जीवन में हैं, हम लोग उसके ऊपर बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन वर्ड्स जिस तरीके से हमारे आपका जीवन होता है, हमारी आपकी ज़िंदगी है, इसी तरीके से वर्ड्स की अपनी ज़िंदगी होती है। वो कहीं पैदा होता है एक वर्ड, फिर वो वर्ड बहुत लंबा समय गुजारता है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, फिर वो हम तक आते आते कोई एक लंबा सफ़र गुजारते गुजारते कोई एक मतलब ले लेता है। तो एनाटॉमी इज़ दैट वन ऑफ द वर्ड्स, कई वर्ड्स में से एक वर्ड वो है जो 2500 साल पहले कभी शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे किसी मायने में शुरू हुआ। किस मायने में शुरू हुआ था? हाँ, टू कट अप है नहीं, चीर फाड़ कर देने को बॉडी का, इस मायने में इस्तेमाल हुआ। लेकिन चीर फाड़ कर देने के लिए आज क्या इस्तेमाल होता है? सर्जरी वर्ड इस्तेमाल होता है, पोस्टमार्टम इस्तेमाल होता है, ऐसा होता है ना, राइट। अब वो एनाटॉमी के नाम से कोई पहचानता भी नहीं। आप अगर एनाटॉमी को इस मायने में इस्तेमाल करोगे तो तारिक सर खुद आपको आंसर कैंसिल करके ज़ीरो दे देंगे, इज़न्ट इट? तो हम लोगों ने ओरिजिन समझने की कोशिश करी थी, और करंट में किस मायने में इस्तेमाल हो रहा है? स्ट्रक्चर के बाद मायने में इस्तेमाल हो रहा है, राइट। फंक्शन के मायने के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है? फिजियोलॉजी इस्तेमाल होता है, राइट। तो फिजियोलॉजी इज़ द फंक्शन एंड एनाटॉमी इज़ द स्ट्रक्चर। ओके फाइन। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स कितने हैं टोटल? 70 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर है, राइट। टेस्ट सेल्स कितने हैं? 8000 हमारे पास हैं, राइट। तो ये उन्हीं 70 ट्रिलियंस में से हैं 8000, बहुत छोटा सा, अगर आप इसको परसेंटेज में निकालोगे तो शायद 0%, लेकिन है बहरहाल, है ना। और हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी अदा करते हैं वो टेस्ट बड्स, राइट। ये जो 70 ट्रिलियन सेल्स हैं, ये 70 ट्रिलियन सेल्स जो हैं वो आपका स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, आपकी एनाटॉमी भी बनाते हैं, और आपकी फिजियोलॉजी भी बनाते हैं, ठीक है नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ तक बात डिस्कस कर ली थी। देन हम लोगों ने बात करी थी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर कि एनाटॉमी को एंड फिजियोलॉजी को पढ़ने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है। तो हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी कि 2 स्ट्रेटजीज़ हैं इसको पढ़ने की। एक है सेलुलर लेवल पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, राइट। ये सेलुलर लेवल पर काम करती है, सेलुलर लेवल पर पढ़ाई लिखाई होती है, राइट। इसकी 2 बहुत प्रोमिनेंट ब्रांचेज हैं जो कल हम लोगों ने डिस्कस नहीं की थी। आप लोगों में से कोई लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए। साइटोलॉजी, CYTOLOGY। जब तक मैं स्पेलिंग बोलूं इतनी देर में आपकी स्पेलिंग ख़त्म हो जानी चाहिए। लैंग्वेज इस्तेमाल करना आपका काम है, आप उसको हिंदी में लिख लो साइटोलॉजी, बाद में करते रहना इसको, ठीक है नहीं। ओके। दूसरा है हिस्टोलॉजी, HISTO, हिस्टो LOGY, लॉजी, हिस्टोलॉजी। ओके। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज किस तरीके के, राइट। तो ये हमारी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या थी हमारी? ग्रॉस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ग्रॉस मींस ओवरऑल, ओवरऑल, राइट। ये कितने हिस्सों में डिवाइडेड थी? ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी, राइट। आप में से जो लोग आंसर देना चाहते हैं प्लीज़ वो अपना हाथ खड़ा करिएगा, ठीक है, बोलेंगे नहीं हम लोग। ओके फाइन। ग्रॉस एनाटॉमी 3 हिस्सों में डिवाइडेड हम लोगों ने डिस्कस की थी। वो 3 कौन कौन सी थी? बोलिए नहीं, हाथ खड़ा करिए, आप में से किसी एक से, राइट, बताएं। बैठे 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 बैठे, ओके फाइन। ओके, तो सरफेस एनाटॉमी है, रीजनल एनाटॉमी है एंड सिस्टेमेटिक एनाटॉमी है। हाँ, दैट्स इट।
मैं पूरी क्लास में पूरे साल और पूरी ज़िंदगी आपसे बीच बीच में गलतियां के साथ जानबूझ के बोलूँगा मैं, जस्ट इन ऑर्डर टू चेक माई स्टूडेंट्स कि वो कितनी तेज़ी के साथ, कितने अच्छे तरीके से, अगर सीखा होगा तो पकड़ लेंगे, नहीं सीखा होगा तो आगे बढ़ जाएगी बात। ठीक है नहीं? ओके फाइन। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? सिस्टमेटिक को सिस्टेमिक एनाटॉमी। आप में से कितने लोगों ने कमरे पे या घर पे जाके प्रैक्टिस करी इसकी? ओके फाइन, दैट्स इट। मैं एक सीक्रेट आप लोगों को बताता हूँ, राइट? 15 बार मैंने भी प्रैक्टिस करी। क्यों? क्योंकि मैं कई साल के बाद, शायद मेरे ख्याल से 15 साल के बाद मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो आपके सामने सिस्टमेटिक निकल जाए, और निकल गया ना अभी। ओके फाइन, दैट्स इट। हाँ, तो फिर सरफेस एनाटॉमी जो है वो फिर हमारी कितने हिस्सों में डिवाइडेड थी ओवरऑल? सरफेस एनाटॉमी नहीं, रीजनल एनाटॉमी है नहीं, दैट इज। देखिए अब मैंने आपसे क्या कहा, जितनी जितनी जैसे 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 कोई गेम लो, जैसे फॉर एग्जांपल फील्ड हॉकी है। फील्ड हॉकी जो है वो एक टेक्निकल गेम है, या बास्केटबॉल है, एक टेक्निकल गेम है, राइट? जितनी टेक्निकलिटी होगी उसमें आपको उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप उसकी प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं है कि आप उस गेम को भूल जाओगे, लेकिन आपकी एक्यूरेसी ख़राब हो जाएगी उस टेक्निकलिटी की। कैसे होता है? एक्यूरेसी ख़राब हो जाएगी। अभी आप लाइन के ऊपर, आउटर लाइन के ऊपर लेकर के बॉल ड्रिबल करते जा सकते हो अगर आप प्रैक्टिस में हो तो। अगर आप 1 साल के बाद आए हो, 2 साल के बाद आए हो, तो आप फिर लाइन के ऊपर बॉल कैरी नहीं कर सकते, और अगर कर पाओगे तो 2-4 टैप कर लोगे, उसके बाद नहीं कर पाओगे। बॉल इधर उधर फ्लिक करके चली जाएगी कहीं आपसे। क्यों? क्योंकि वो एक्यूरेसी ख़राब हो गई, राइट? एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है वो हॉकी से, बास्केटबॉल से ज़्यादा टेक्निकल है। अच्छा, क्यों टेक्निकल है? इसलिए टेक्निकल नहीं है कि वो मुश्किल है, इसलिए टेक्निकल नहीं है कि वो मेडिकल सब्जेक्ट है, नहीं। वो इसलिए टेक्निकल है क्योंकि उसमें ऐसे वर्ड्स आएंगे जो होंगे तो अंग्रेजी के, मगर आपकी आदत नहीं होगी उनको समझने की और उनको सुनने की, जैसे सिस्टेमिक फॉर एग्जाम्पल। ये टेक्निकलिटी है बस इसकी। अच्छा, जितनी टेक्निकलिटी है उतनी आपको प्रैक्टिस चाहिए। यू नीड प्रैक्टिस ऑफ दैट इंटेंसिटी। जितनी है उतनी आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस इज द मेन थिंग। प्रैक्टिस जब हम डिफाइन करते हैं तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। रिपीटिशन। प्रैक्टिस और क्या होता है भाई? रोज प्रैक्टिस करता हूं, मतलब रोज एक ही चीज की रिपीटिशन करता हूं, बार 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 बार, वही ड्रिबल, वही फ्लेक, वही 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 स्कूप और वही हिट, वही है ना, वही ड्राइव्स, ऐसे ही होता है ना, राइट? तो उसको हम रेपिटिशन बोलते हैं। आप जितनी बार रिपीट कर लो। अच्छा, किसी भी गेम में रिपीट करने का या प्रैक्टिस करने का क्या तरीका है? 2 तरीके हैं। एक तरीका है खुद से प्रैक्टिस करो, सेल्फ प्रैक्टिस भी होती है, जैसे क्या कहते हैं हम लोग उसको, शैडो प्रैक्टिस कहते हैं फॉर एग्जांपल, या वॉल के साथ हम प्रैक्टिस कहते हैं हम, है ना। और दूसरा जो है वो ग्रुप्स में होती है, तो वो 2 लोग सामने भी हो सकते हैं, एक अपोनेंट भी सामने हो सकता है, पूरी टीम भी अपोनेंट आपकी हो सकती है। द सेम इज ट्रू विद दिस एनाटॉमी। आपकी इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी आपको चाहिए और आपको ग्रुप के साथ भी चाहिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आप एक दूसरे से, आपका जो भी ग्रुप हो क्लास में, राइट, आप उनके साथ बैठिए। आज की जो क्लास हुई है आप उसको आपस में डिस्कस कीजिए खुद बैठ के। हम लोग भी क्लास में करेंगे, ग्रुप डिस्कशंस होंगे हमारी क्लास में, राइट? उससे आपको जो है वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और जितनी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होएगी उतना ज़्यादा आपकी टिप्स पर जो है वो एनाटॉमी आपकी बनी रहेगी। और जितना ज़्यादा आपके दिमाग में एक बार ये सेट हो जाएगी तो आपको आगे अगले जो 4 साल आपके हैं एनाटॉमी फिज़िकल एजुकेशन में, अगर आप बीपीएड करने के बाद नहीं गए और मास्टर्स में भी आए या पीएचडी तक आए, तो फिर अगले कई सालों तक फिर ये आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी काम देगी आपके। कल हम लोगों ने बात करी है 60-70% फिज़िकल एजुकेशन की फील्ड एनाटॉमी पे डिपेंड करती है। एनाटॉमी अगर आपकी कमज़ोर रह गई तो दूसरी फील्ड्स आपकी कमज़ोर रह जाएंगी। ये मेरा अपना अनुभव है। तो इसलिए आप लोग इसमें एक्सक्लूसिव मेहनत कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे सब्जेक्ट्स छोड़ दीजिएगा, माइंड इट, नहीं, लेकिन आपको इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पकड़ में आ गई तो
फिजिकल एजुकेशन पकड़ में आ गई आपके, राइट। 30% में फिर कैसे कोर्सेज बचेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ओके फाइन है नहीं, तो ज़्यादा एनाटॉमी से मतलब नहीं है, ठीक है। टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, बस ये 4-5 सब्जेक्ट्स ऐसे करके बचेंगे, 5-7 सब्जेक्ट होंगे जो ऐसे बचेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब डिपेंड करते हैं आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे, ठीक है। तो प्लीज़ बी सिंसियर इन दिस, और इसके लिए आपको यू नीड टू हैव रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर रेपिटेशन, रोज़ डेली, अकेले भी और ग्रुप में भी, तब आप अच्छी प्रैक्टिस आप इसकी कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो रीजनल एनाटॉमी हमारी कितनी चीज़ों में डिवाइडेड थी, कितने हिस्सों में डिवाइड है रीजनल? अभी हमने याद किया था, अभी भूल गए हम लोग हाथ उठाना। हाँ जी, और कोई रीजनल? कल हम लोगों ने रिवाइज नहीं किया, कल हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी यहाँ से जाने के बाद। कौन कौन सी हैं जी, बताएं। ओके, और हाँ, लंबोसैक्रल, ठीक है नहीं। तो हमारा हेड रीजन, राइट, देन हमारा थोरैक्स रीजन, देन हमारा लंबोसैक्रल रीजन, देन हमारा लिम्ब रीजन। लिम्ब रीजन में पैर भी आते हैं और दोनों हाथ, शोल्डर से लेकर के उंगलियों तक का हिस्सा हमारे ये लिम्ब्स होते हैं सारे, ठीक है नहीं। ओके फाइन। देन हमारे पास एक है सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिस्टेमिक एनाटॉमी इज रिलेटेड विद डिफरेंट सिस्टम्स, है ना। कल हम लोगों ने बात करी थी मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, वो सारे सिस्टम्स हमारे हैं, ठीक है। एक बात हम लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात हम लोग समझ लें अपनी अकल के बारे में। ये जो हमारी अकल है ना, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। हमारी अकल ये कहती है कि जो है वो मैं सारी चीज़ें याद कर लेती हूँ, मुझे सब आता है, फिर वो ईगो में ट्रांसफ़र हो जाता है, अच्छा मुझे इतना भी नहीं आता, मुझे आता है, ओके। एंड हमारी जो ब्रेन है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, ये इसके काम करने के, देखिए हर किसी के दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो जिसकी कुछ अच्छी बातें ना हो और जिसकी कुछ बुरी बातें ना हो। दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, डिपेंड करता है आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे अभी कहूँ, अभी आप बहुत हेल्दी हो, मैं आपसे अभी कहूँ कि आप बिल्कुल सीधे बैठो और 50 सांस बहुत गहरी गहरी लो और छोड़ो, लो और छोड़ो, लो और छोड़ो, राइट। 30-32 के बाद आपको चक्कर आने लगे। हवा तो अपने आप में ठीक थी, आपने तरीका गलत अख्तियार कर लिया उसको लेने का। गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो वही चीज़ जो आपके लिए अच्छी है, वही चीज़ आपके लिए, अगर आप उसका इस्तेमाल ठीक ठाक तरीके से नहीं करोगे तो वही आपके लिए नुकसान की चीज़ भी बन जाती है आपके। द सेम इज़ ट्रू विद आवर अकल। हमारी अकल चीज़ों को समझती है, समझने के लिए ही अकल है, राइट। लेकिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये अकल समझती कैसे है चीज़ों को, राइट। ये कोई भी चीज़, अकल जो है हमारी, कोई भी चीज़ एज ए होल एक साथ नहीं समझ सकती। ये इसकी कमज़ोरी है, आप कमज़ोरी कहो या इसकी कैरेक्टरिस्टिक कहो या इसकी आप क्वालिटी कहो, आप कुछ भी कह लो इसको। कोई भी चीज़ इसे सीखना होगा तो हमेशा ये पहले चीज़ों को तोड़ेगी टुकड़ों में, और टुकड़ों में तोड़ने के बाद ओनली देन इट विल कम टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ व्हाट। यहाँ तक बात क्लियर कर पा रहा हूँ मैं आपको? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ इसकी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे चाय बनानी नहीं आती, ओके। मैं आपसे कहूँ कि चाय कैसे बनती है, ओके, तो आप मुझको एज ए होल, आपकी इंटेलिजेंस मुझे समझा भी नहीं सकती, और अगर आप किसी तरह समझा भी लो, हो सकता है आप इतने दक्ष, इतने एक्सपर्ट, इतने माहिर हो वर्ड्स का इस्तेमाल करने में कि आप, हो सकता है एज ए होल मुझे समझा दो तो मैं समझ नहीं सकता उसको।
आप मुझे कहोगे कि एक कप बनाने के लिए, अभी आपने देखो तोड़ना शुरू कर दिया पहले ही स्टेप पे, एक कप। आपने क्यों नहीं कहा 100 कप? आपने क्यों नहीं कहा 10 लोगों के लिए? तो मतलब कहीं सेलुलर लेवल से शुरू होगी ना। और चाय का जो सबसे छोटा यूनिट है वो कप है, वही एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, वही उसका फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी है, इजंट इट? ओके, तो आपने अभी एक कप से शुरू किया, अभी आपने देखो बाइफरकेट कर दिया फौरन, अभी कप के टुकड़े में तोड़ा आपने कहा कि 1 कप पानी लो, राइट, उसमें इतना दूध डालो, अभी आपने दूसरा स्टेप, फिर आपको इसमें इतना 1 कप है तो इतनी चीनी, इतना पत्ती, आपको अदरक लेनी है तो इतनी अदरक, अगर आपको इलायची डालनी है तो इतनी इलायची, अगर आपको लौंग डालनी है तो इतनी लौंग। मीन्स आप हर चीज़ टुकड़ों में तोड़ते चले जा रहे हो और मैं उसको समझता चला जा रहा हूँ, ऐसे ही? ओके, क्या चाय बन गई? नहीं बनी अभी? अरे बन तो गई यार, पी लो। नहीं क्या कमी रह गई? अभी तो बॉयल नहीं, अभी गैस नहीं जलाई, आग नहीं जलाई अभी हमने। ओके फाइन, अभी आप देखो आग भी जलाओगे तो आप बाइफरकेशन के साथ जलाओगे। भाई 1 कप है तो कितने बड़े बर्नर पे रखनी है, कितनी देर के लिए रखनी है? अच्छा, क्या लगातार बॉयल हो जाए उसके बाद भी क्या लगातार बॉयल करते रहना है, या बॉयल हो जाए तो उसको थोड़ी देर ढक के रख देना है? मीन्स ये सारी चीज़ें आप मुझे बताओगे एक एक स्टेप करके। अभी आप देखो बहुत सिंपल सा एक्टिविटी है चाय बनाना। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन है बहुत आसान। लेकिन ये आसान बहुत इसीलिए है क्योंकि आती है। जिसको नहीं आती है आप में से तो उसके लिए बहुत मुश्किल काम है, राइट? तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि हमारी अकल जो है कोई भी चीज़ सीखेगी तो वो स्टेप्स में तोड़ तोड़ के, टुकड़ों में कर करके सीखेगी, राइट? स्पोर्ट्स की कोई भी स्किल आप याद करो, आप सब स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपने कोई भी स्किल सीखी है तो आपको जो है वो क्या, बैटिंग का स्टांस आपके किसी भी कोच ने, XYZ कोई भी कोच हो, चाहे वो सचिन सर ही क्यों ना आ जाए, विराट कोहली सर ही क्यों ना आ जाए, क्या वो आपको बैटिंग स्टांस एक बार में सिखा सकते? ना वो सिखा सकते ना आप सीख सकते। वो आपको स्टेप्स में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? वो पहले बात तो ये बताएंगे कि खड़ा कहाँ होना है आपको। ओके फाइन, वो बेसिक चीज़ बताएंगे आपको कि क्रीज के इधर उधर पैर रख के खड़े होने। ओके, बाद में फिर आप अपना स्टाइल बना लेते हो कि क्रीज के बाहर खड़ा होना है, क्रीज के अंदर खड़ा होना है, टेढ़ा खड़ा होना है, पैरेलल खड़ा होना है, पैर ऐसे फैलाने। लेकिन वो बेसिक एक चीज़ बताएं, इन सारे चीज़ों में से एक ग्रुप की एक चीज़ लेंगे, फिर वो धीरे धीरे आपको बताएंगे कि घुटना सीधा रखना है, घुटना मोड़ के हल्का सा रखना है, कमर बिल्कुल सीधी रखनी है। मीन्स मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी अकल है, ये स्टेप्स में सीखती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? ओके फाइन। द सेम इज ट्रू विद द लर्निंग ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अभी हम लोग जब सिस्टम्स पढ़ेंगे तो सिस्टमिक एनाटॉमी पढ़ेंगे ना। जब हम लोग सिस्टम्स पढ़ेंगे तो जो है वो आप देखोगे कि हम लोग जो है वो मस्कुलर सिस्टम अलग पढ़ रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम अलग पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम अलग पढ़ रहे हैं। क्यों? जबकि है तो पूरा एक। ये 70 ट्रिलियन सेल एक कॉम्पैक्ट सेल है ना, एक कॉम्पैक्ट इंडिविजुअल है। देन व्हाई वी आर स्टडीइंग इन सेपरेट? क्योंकि हमारी अकल एज ए होल इन 70 ट्रिलियन सेल्स के कलेक्शन को समझ ही नहीं सकती। ये अलग अलग टुकड़ों में ही समझेगी, इसलिए हम सिस्टम्स को अलग अलग कर रहे हैं। वरना आप देखो फुटबॉल खेलते पे अगर आपके पैर के अंगूठे पे चोट लग गई है, बॉल किक करी और गलत तरीके से कर दी, तो जिसको कहते हैं ना अंगूठा ठस गया है। ओके, अंगूठा ठस गया है तो उसका आपकी पढ़ाई से क्या ताल्लुक? आपको बैठ के पढ़ाई तो करनी है, सिंपल, इजंट इट? लेकिन क्या आप पढ़ पाओगे कंसंट्रेशन के साथ? नहीं पढ़ पाओगे, राइट? क्यों? क्योंकि ये जो 70 ट्रिलियन का जो कलेक्शन बैठा हुआ है, ये एक ही कलेक्शन, एक है, सिर से लेके पैर तक, ऊपर नीचे साइड में हर तरफ ये एक ही है। इस वजह से नहीं पढ़ पाओगे आप। लेकिन ये एक को एज ए होल एक नहीं हम समझ सकते जब तक हम इसको तोड़ेंगे नहीं बीच बीच में से। फिर जब हम तोड़ देंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने स्केलेटल सिस्टम तोड़ दिया, अलग कर लिया, तो स्केलेटल सिस्टम को भी फिर तोड़ तोड़ के समझेंगे कि अच्छा हड्डी का सेल ये होता है, अच्छा हड्डी इतने तरह की होती हैं, अच्छा ज्वाइंट इसको बोलते हैं। बात क्लियर कर पा रहा हूं ना मैं? तो ये हमारी अकल की प्रॉब्लम है, या क्वालिटी आप कह लो,
कि ये एक बार में एक ही चीज समझती है, राइट? तोड़ तोड़ के समझती है, तोड़ तोड़ के समझती है, ठीक है, ओके फाइन। तो हमारी सरफेस एनाटॉमी जो है वो रीजनल एनाटॉमी है, और हमारी सरफेस एनाटॉमी जो है वो दूसरा ग्रुप इसका है जिसको हम सिस्टेमिक एनाटॉमी बोलते हैं, जिसके अंडर में हमारे सारे सिस्टम्स आते हैं। ओके फाइन। अभी मेरे पास यहाँ पर कुछ सवाल आए हैं। ये सवाल आपके वहाँ अगर लग जाता आपका तो बहुत अच्छा होता, यानी हाँ नहीं लग पाया। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप ज़रा गौर से सुनिएगा, राइट? आँखें बंद कर लीजिए, ज़रा कमर सीधी करिए, आँख बंद, कमर सीधी, एक गहरी सांस भरिए अंदर, छोड़िए, देन एक बार लीजिए। अब मेरी आवाज़ सुनिएगा बस, और कुछ, अरे क्यों आँख खोल ली भाई, क्यों आँखें खोल ला भाई? मारूंगा नहीं मैम, मेरी आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलिटी माइट फोकस ऑन स्टडीइंग ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द एंकल एंड फुट? मैं इसको इंग्लिश में एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, सुनिएगा गौर से, मैं इसको फिर बाद में हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलिटीज माइट फोकस ऑन स्टडीइंग ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एंकल एंड फुट? हिंदी में इसका तर्जुमा है, नीचे दी हुई, अभी मैंने दी नहीं है, बाद में दूंगा, नीचे दी हुई स्पेशलिटीज में से एंकल और फुट के बारे में कौन सी स्पेशलिटी बात करेगी? आपके पास ऑप्शन है, पहला माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, दूसरा है सिस्टेमिक एनाटॉमी, आंखें बंदी रखिएगा जवाब देते पे भी, तीसरा है मसल एनाटॉमी, चौथा है रीजनल एनाटॉमी। आंखें नहीं खोलनी है, आंख खोली तो आंसर गलत। हाँ जी, रीजनल एनाटॉमी, राइट। सिस्टेमिक वाले जो लोग हैं बिना आंख खोले हाथ ऊपर उठाइए, ओके, डाउन। रीजनल वाले जितने लोग हैं, ओके, डाउन, राइट। जो लोग सिस्टेमिक वाले हैं वो जरा बताइए कि सिस्टेमिक क्यों सोचा उन्होंने? ओके, तो लिम्ब तो नहीं है ना सारा, एंकल और फुट तो एक हिस्सा है ना लिम्ब का। आंखें नहीं खोलनी यार जी, बताइए। पार्ट ऑफ ए स्केलेटल सिस्टम है ना, तो सिस्टेमिक नहीं हुआ ना। सिस्टेमिक में तो पूरा सिस्टम आएगा ना, स्केलेटल सिस्टम। और सिस्टेमिक एनाटॉमी वाले बताओ। मैं फिर से एक बार ऑप्शन दे रहा हूं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, सिस्टेमिक एनाटॉमी, मसल एनाटॉमी एंड रीजनल एनाटॉमी, एंकल एंड फुट ओनली। अभी भी रीजनल वाले रीजनल पे टिके हुए हैं, पक्का? ओके, आंखें खोल लीजिए। राइट आंसर इज रीजनल एनाटॉमी, यानी फिर से गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद करिए। दूसरा सवाल, शाबाश। ओके, अ साइंटिस्ट वांट्स टू स्टडी हाउ द बॉडी यूजेस फूड। अ साइंटिस्ट wants to study how our body uses food and water during a marathon run is most likely an anatomist। एक ऐसा साइंटिस्ट जो ये जानने की कोशिश करता है कि हमारी बॉडी खाना और पानी अपने बदन के अंदर कैसे इस्तेमाल करता है ड्यूरिंग द मैराथन रन, वो एक एनाटॉमिस्ट होता है। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स वाले हाथ उठाइए। अरे और ऊपर हाथ उठाया करो यार, जरा जवान बच्चे हो तुम लोग। डाउन। ट्रू वाले हाथ उठाइए। ओके, डाउन। अभी तो बीच वाले भी रह गए,
और ट्रू और फॉल्स के अलावा कोई आंसर नहीं है। अब क्या करें? ओके, तो जो लोग फॉल्स कह रहे हैं वो फॉल्स क्यों कह रहे हैं? आंखें बंद करके जवाब देंगे। ये फिजियोलॉजी के अंदर है। हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड है, हमारे न्यूट्रिशन पे, तो न्यूट्रिशनिस्ट क्या है, कुछ बता पाएंगे इस बारे में? ओके, और कोई? जो लोग ट्रू कह रहे हैं वो लोग ट्रू क्यों कह रहे हैं? ट्रू वालों ने भी हाथ उठाया था, अच्छे खासे लोगों ने। वो लोग क्यों कह रहे हैं ट्रू? फंक्शन जानना चाह रहे हैं। एनाटॉमिस्ट तो फंक्शन नहीं जानता ना, वो तो स्ट्रक्चर जानता है। ओके फाइन, आंखें खोल लीजिए। राइट आंसर इज फॉल्स, है नहीं? ये तो फिजियोलॉजिस्ट का काम है, राइट? वो फंक्शनिंग समझना चाह रहा है ना, कि खाना और पानी बदन के अंदर कैसे इस्तेमाल हो रहा है, कौन से सेल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात नहीं कह रहा वो, है नहीं? तो वो दैट इज फिजियोलॉजिस्ट जो करेगा, एनाटॉमिस्ट नहीं है वो। ओके फाइन, फिर से कमर सीधी करिए। झुक क्यों जाती है कमर आप लोगों की? आदत पड़ गई है क्या? मोबाइल ने एक तो दिमाग खराब कर दिया सबका, नहीं? ओके फाइन, आंख बंद करिए सब लोग। अ फिटनेस ट्रेनर इज वन हु इंक्रीजेज योर एनर्जी एक्सपेंडिचर। फिटनेस ट्रेनर वो होता है जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है। ट्रू और फॉल्स? पीछे, सबसे पीछे ट्रू, फॉल्स वाले हाथ उठाइए। ओके फाइन, फॉल्स वाले क्यों कह रहे हैं इसको फॉल्स? जी मैडम, बगैर आंख खोले। क्या एनर्जी एक्सपेंडिचर? अब बगैर आंख खोले, हाँ। हाउ माइंडसेट डिटरमिन्स आवर एनर्जी एक्सपेंडिचर? Until and unless I am not moving my legs and hands. फॉर एग्जाम्पल, ये कह रही हैं कि हमारी एनर्जी जो है वो एक्सपेंडिचर हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा माइंड कितना उस पर काम कर रहा है। ओके, मैं सोच रहा हूं अभी बैठे बैठे, आप लोगों की आंखें बंद है और आप सोचिए। सब लोग अपने दिल पे हाथ रखिए, जरा दिल पे हाथ रखिए सब लोग, कमर सीधी करिए। धड़कन महसूस हो रही है? चल रहा है दिल? ओके फाइन। अब आप सब लोग सोचिए ज़रा कि आपका मैराथन रन का लास्ट लैप है, टारगेट के पास आप बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। बताइए कितना तेज़ आपका दिल धड़कने लगा? अब बहुत तेज़ धड़क रहा है क्या? भड़बड़ 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 भड़बड़? नहीं, वैसे ही धड़क रहा है जैसे पहले था। तो माइंडसेट तो चेंज हो गया अभी, लेकिन माइंडसेट से हार्ट बीट तो नहीं चेंज हुई हमारी, तो एनर्जी एक्सपेंडिचर भी चेंज नहीं होगा, है ना? ओके फाइन, डाउन। तो अब आता है फिटनेस ट्रेनर आपको एक बहुत सारे मूवमेंट्स एक साथ करा रहा है। आंखें बंद रखिए। फिटनेस मूवमेंट आपके बहुत सारे फिटनेस मूवमेंट्स करा रहा है, उससे आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। ओके, तो आंसर इज ट्रू, दैट्स इट। आगे खोल लीजिए। चले, ख़त्म हो गया हमारा ये सेशन। कैसा रहा ये सेशन? बहुत अच्छा रहा। ओके फाइन। हाँ, तो अब हम लोग बात करते हैं बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। हेडिंग डाल लीजिए। बीच बीच में हम लोग ऐसे ही सवाल जवाब करते रहेंगे, है ना? तो उससे हमारा इंटरेक्शन बना रहेगा। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दो बातों की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, एक बात की गारंटी आप दो, राइट? एक तो मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। एनाटॉमी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, लिटरली बोरिंग है, लेकिन मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा, गारंटी है। अभी आप बोर हुए क्या? यस सर, बोर हुए? अच्छा, आई डोंट नो। ओके, तो एक तो मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा,
दूसरा, हर क्लास में हम लोग कुछ ना कुछ नए कम से कम 5-6 पॉइंट तो सीख के जाएंगे, राइट? ये गारंटी मेरी है। एक गारंटी आप दो, जब भी क्लास होगी तो आप क्लास में मौजूद रहेंगे। ये गारंटी आप दो, मैं आपको ये 2 गारंटी देता हूं, ठीक है? ओके फाइन। हाँ, तो अभी हम लोगों ने जैसा समझने की कोशिश की थी इससे पहले कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो 70 ट्रिलियन सेल्स का एक मजमुआ है, कलेक्शन है, राइट? और ये कलेक्शन जो है वो इसका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि पहले ये कोई एक चीज़ होती है, फिर ये उसी चीज़ में से कुछ और चीज़ बन जाती है, फिर उसी में से ये कुछ और चीज़ बन जाती है, फिर ये कुछ और चीज़ बन जाती है, फिर ये कुछ और हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है आपको? राइट। फॉर एग्जाम्पल, ये ऐसे आपको दिखा पा रहा हूँ मैं, सबको दिखाई देगा? इधर आ जाओ, चाहो तो आप जो पीछे लोग बैठे हो यहाँ पे आ जाओ, चेयर लेके उठा के इधर ले आओ बिना शोर मचाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके फाइन। अभी आप देख रहे हैं हेडिंग हमारे बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है नहीं? तो हमारी बेसिक जो है वो अभी हम लोग बात करते हैं सोर्स एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर। सोर्स एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? ओके फाइन। हमारी बॉडी सेल 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 ऐसे 70 मिलियन ट्रिलियन सेल्स देन एक बॉडी हमारी बनी हुई है, राइट? यानी कि इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ह्यूमन बॉडी इज ए सेल। इसको लिख लीजिए पहले आप लोग। स्ट्रक्चरल, चाहे हिंदी, उर्दू, झारखंड, चाहे जौन सी लैंग्वेज में लिखो, आप लिख लो जल्दी, फटाफट लिखना। लेकिन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज सेल। लिख लिया? वेरी गुड यार, बच्ची अच्छी स्पीड है आप लोगों की। ओ कैसे पीछे रह गए भाई? अपनी लोकल भाषा में नहीं लिख रहे? लोकल भाषा क्या है आपकी? है? तो पहाड़ी में लिखो ना। है पहाड़ी की स्क्रिप्ट नहीं है? है नहीं है? बहुत सी पहाड़ी, बहुत से जंगल की, बहुत सी आदिवासी, उनकी स्क्रिप्ट नहीं है, तो वो लिख नहीं सकते। उसको बोल सकते हैं, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन बोलना, लेकिन वो लिख नहीं सकते। तो हो सकता है उनके साथ ही प्रॉब्लम। एनी हाउ, तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इज सेल, एक सेल, राइट? वो सेल हमारा बना कैसे है? तो मिट्टी, पानी, राइट? गर्मी, हवा और आकाश। आकाश मीन्स स्पेस, राइट? अभी मैं इस पे आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी से लिखो। ओके फाइन। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी डिस्कस किया है, अभी मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ, राइट? 3 मिनट मेरी तरफ से ब्रेक है। अभी लिखो आप जो याद आ रहा है, जो भी अभी तक कुछ मिस हो जाता है ना कभी कभी, लिख लो अभी जल्दी से। अभी मैं आपको जो है वो मतलब दिमागी तौर से वहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर ये दुनिया बननी शुरू हुई थी, राइट? बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे, क्योंकि हम लोग वहाँ से समझ सकते हैं कि लाइफ शुरू कैसे हुई थी। आज लाइफ इतनी कॉमन है, मीन्स हम हर घर में लाइफ देख रहे हैं, हर जगह लाइफ देख रहे हैं, चींटियाँ भी हैं, नहीं, और पशु पक्षी भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं,
चारों तरफ लाइफ ही लाइफ हमको और आपको नज़र आती है, राइट। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था इस अर्थ पर कि कुछ भी नहीं था, राइट। एक टाइम ऐसा भी था कि अर्थ भी नहीं थी, राइट। जहाँ पे अर्थ आई है हम लोग वहाँ से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि साइंस अभी वहाँ तक पहुँची है बस कि अर्थ आई। तो ये अर्थ ऐसी नहीं थी जैसी हमको आज आपको दिखाई दे रही है, राइट। ये एक निरा आग का गोला थी, फायरबॉल, राइट। एक दहकता चिंगारता जैसा सूरज। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि सूरज से 100 गुना ज़्यादा तेज़ इसके अंदर आग थी, और ये आग सिर्फ अंदर नहीं थी, इसके बाहर भी नज़र आती थी, ओके। फिर वो आग करोड़ों सालों में हल्के 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 धीरे धीरे डाउन हुई, ओके। जब ये बिल्कुल डाउन हो गई और लास्ट इसका वो बचा जिसको हम लोग बोलते हैं सिमरिंग स्टेट। सिमरिंग जहाँ पे मीन्स छुन किसी आवाज़ आती है, अंगारे होते हैं ना, जैसे आपने देखे तो अंगारे छुन से ऐसे बोलने, आप हल्का सा पानी डालो तो बोलता है ना, है ना, इस तरीके से वो सिमरिंग स्टेट में जिस वक्त आई लास्ट स्टेज में, तो उस वक्त ज़बरदस्त तरीके से पानी बरसा ऊपर से अर्थ के ऊपर, ओके। तो जितना भी वो सिमरिंग स्टेट थी, तो आप भी क्या करते हैं, आज भी वही काम होता है, वही सिमरिंग स्टेट। आपने जैसे कोयले जला लिए हों बहुत सारे, अगर आज हाथ तापने का मौका आ गया, तो जब वो कोयले बच जाते हैं तो उनको अनअटेंडेड रात में छोड़ के नहीं जागते हम सो जाते, बल्कि हम उसके ऊपर पानी डाल देते हैं। पानी डाल देते हैं और छुन की आवाज़ होती है और वो शुक सब ख़त्म हो जाता है, ठंडे हो जाते हैं, राइट। वो सिमरिंग स्टेट में ये अर्थ जब आई तो ये इसके ऊपर जब पानी पड़ा तो ये सुन, वो भी साइंटिस्ट कहते हैं कई लाख साल चली, क्योंकि बहुत ख़तरनाक आग का गोला होगा, जाहिर सी बात है ना। वो सिमरिंग स्टेट से बिल्कुल ठंडी पड़ गई, ओके फाइन। उसके बाद जो है वो जब ये ठंडी हो गई बिल्कुल, तो ये सपाट, यहाँ पर सिर्फ पत्थर था और मिट्टी थी, ठीक है। फिर वो सिमरिंग हुई तो वो पानी भी आ गया, उन गड्ढों के अंदर वो पानी भी भर गया, जिसको आज हम समुद्र कहते हैं, जिसको आज हम नदियाँ कहते हैं, है ना। वो गड्ढे थे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, वो गड्ढे ही होंगे, जाहिर सी बात है। जैसे तालाब होता है, गड्ढा हो जाए तो उसके अंदर पानी भर जाता है, वो पानी भर गया। तो पानी जब भरा, राइट, ये पेड़ पौधे और ये सारी चीज़ें ये निकलनी शुरू हो गई, ओके। पेड़ पौधे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और साइंस ने जो कहा कि पानी जब बरसा तो उसके साथ लोहा भी ऊपर से बरसा। लोहा ज़मीन में पैदा नहीं होता, ये ऊपर से स्पेस से आया है, राइट। लोहा जो मिलता है ना हमको, आयरन, ये ऊपर से आया है, राइट, पानी के साथ, ओके। अब ज़मीन में दब गया, जाहिर सी बात है, कोई आज की बात नहीं है, कल परसों की बात नहीं है ना, हाँ, बिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स बैक बात हो रही है। देन उसके बाद ये हरियाली छा गई, ये सब हो गया। अभी मीन्स इंसानों की, जानवरों की वो जीवन, मिट्टी पहले से मौजूद थी, राइट। सिमरिंग स्टेट के लिए पानी आया, पानी मौजूद हो गया, राइट। पानी और मिट्टी, ओके। अभी ये अर्थ का शेप आ गया, ये शेप ऐसा ही है जैसा था, राइट। ये सूरज बाबा जो हैं ये ऐसे ही चमक रहे थे उस वक्त भी और आज भी चमक रहे हैं। इन्होंने गर्मी देना शुरू करी। हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, राइट। अभी आप देखो, मिट्टी पहले से थी, पानी बरसा सिमरिंग स्टेट के लिए, पानी आ गया, पानी और मिट्टी आपस में मिले, राइट, ऊपर से गर्मी प्रोवाइड हुई, ठीक है, राइट। मिट्टी और पानी का एक तनासुब है, मीन्स परसेंटेज है, और एक ड्यूरेशन है। आप मिट्टी और पानी को मिला हुआ छोड़ दो तो कुछ वक्त के बाद, कुछ साल के बाद, ये तो हमारे जीवन में हो जाता है ना, वो मिट्टी जो है वो चिकनी सी हो जाती है, जिसको हम चिकनी मिट्टी बोलते हैं ना, घड़े वड़े के लिए इस्तेमाल होती है, क्रिकेट की पिच बनाने के लिए
काली मिट्टी उसका बेस्ट फॉर्म होता है, राइट। वो जितना पुराना पानी और मिट्टी का मेल रहेगा कंटिन्यूअसली, वो उतनी ज़्यादा चिकनी होती चली जाएगी, राइट। ओके, वो चिकनी मिट्टी आप अभी क्या करते हैं साइंटिस्ट, अब उसको लैब से निकालते हैं। चिकनी मिट्टी निकाली कहीं से, बहुत पुराना ज़माने का कोई पॉन्ड है फॉर एग्जांपल किसी गांव में, राइट। उसका नीचे का जो हिस्सा होगा ना वो बिल्कुल चिकनी मिट्टी का होगा, काली मिट्टी का होगा, राइट। वो काली मिट्टी वो वहाँ से निकालेंगे, उसको उठा करके लैब में रख लेंगे, धूप की गर्मी कंटिन्यूसली देते रहेंगे, या इस प्रॉपर्टी की हीट उनको लेबोरेटरी में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कहीं देते रहेंगे। तो आउट ऑफ नथिंग उसके अंदर जो है वो एक सेलुलर डेवलपमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी कुछ नहीं मिलाया उसने, कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली उसमें जो है वो एक सर्टेन परसेंटेज है, इतनी हीट, इतनी मिट्टी, इतना पानी, इनका कंटिन्यूअस इंटरेक्शन इतने लंबे समय, कुछ समय होगा वो एक लंबा समय, मतलब हमारी ज़िंदगी में होता है ना, सालों रहता है तो वो चिकनी मिट्टी बन पाती है। फिर उस चिकनी मिट्टी को गर्मी से सूखना भी होता है। और एयर, चारों तरफ एयर है, एयर एयर एवरीवेयर, हम लोगों ने बचपने में पोएम भी पढ़ी होगी, राइट। तो वो सब जगह मौजूद है वो सारी एयर, वो एयर इंटरेक्शन में है, सूरज की हीट इंटरेक्शन में है, और मिट्टी और पानी वो चार चीज़ें इंटरेक्शन में है। ओके फाइन। ये चार चीज़ें जब मिलती हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें से आउट ऑफ नथिंग जो है वो उसमें से कोई एक सेलुलर, एक कोई बैक्टीरिया जो है वो उसमें डेवलप कर जाता है, उसमें लाइफ इरप्ट हो जाती है, लाइफ उसमें आ जाती है। अच्छा, ये सब था, तो ये था कहाँ, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये सब था कहाँ, अर्थ के ऊपर था या अर्थ के नीचे था? अर्थ के ऊपर था, तभी तो हवा मिलेगी, अर्थ के नीचे हवा नहीं मिलेगी ना उसको, अर्थ के नीचे उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, इजंट इट? तो यानी कि अर्थ के ऊपर था। अच्छा, अर्थ के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझिएगा, जितनी भी चीज़ें हैं अर्थ के ऊपर, ये सारी चीज़ें सब स्पेस में हैं। मैं और आप भी जो हैं वो अर्थ पे टिके हुए हैं, मगर हम सब अर्थ के ऊपर टिके हुए हैं या अंदर टिके हुए हैं? ओके फाइन, ये अर्थ है फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो तारिक मुर्तज़ा ऐसे खड़े हुए हैं अपनी बीपीएड क्लास के लिए, या ये कहीं अंदर घुसे हुए हैं, ऐसे खड़े हुए हैं? ऐसे खड़े हुए हैं। ओके फाइन, अभी आप देखो ये अर्थ ऐसे है और हम ऐसे खड़े हुए हैं, यानी कि हमारे ऊपर क्या है? स्पेस है, कुछ नहीं है, इजंट इट? ऐसे ही है, हम सब स्पेस में टंगे हुए हैं। अच्छा, इंडिया वाला यहाँ टंगा हुआ है, यूएसए वाला यहाँ टंगा हुआ है, फिर ये अर्थ घूम करके ऐसे आ गई तो यूएसए वाला ऊपर हो गया, हम इंडिया वाले ऐसे लटक गए, लेकिन हम सब हैं लटके हुए स्पेस में, इजंट? ओके, अब हम स्पेस में हवा में क्यों नहीं चले जा रहे फिर? ओके, तो हमको और आपको बताया साइंटिस्टों ने कि ये ग्रेविटेशनल पुल है जो आपको खींचे हुए है, आपको खींचे हुए ग्रेविटेशनल पुल। कोई भी चीज़ हम फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है, तो वो ग्रेविटेशनल पुल है, यानी कि अच्छा, ये ग्रेविटेशन सिर्फ अकेले ग्रेविटेशनल पुल की ताकत नहीं है कि आपको और मुझको रोक ले स्पेस में जाने से, क्योंकि स्पेस की जो ताकत है खींचने की, हर चीज़ एक दूसरे को खींचती है अपनी तरफ। स्पेस आपको अपनी तरफ खींच रहा है, अर्थ आपको अपनी तरफ खींच रही है, स्पेस की ताकत बहुत है। लेकिन साथ में स्पेस ने इतना एयर प्रेशर बना रखा है, हज़ारों क्विंटलों का हमारे हर किसी के ऊपर इतना प्रेशर बना रखा है कि आपको उसने पहले तो नीचे ऐसे दबा रखा है और अर्थ ने ऐसे खींच रखा है, तो हम और आप अर्थ को तोड़ करके कहीं जा नहीं पा रहे बाहर। इसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, जिसको हम हवाई जहाज़ बोलते हैं, हम रॉकेट बोलते हैं, हम तब उसको तोड़ पाते हैं, तब हम जा पाते हैं। ओके फाइन, तो मैं एक तो जनरल बात करी। अब यानी कि आपके पास मिट्टी है, आपके पास पानी है, आपके पास एयर है, आपके पास सूरज की गर्मी है, और ये कहाँ पे है? स्पेस में है, स्पेस में है, अर्थ के ऊपर है ना, अर्थ के ऊपर है, तो अर्थ के ऊपर है तो ये तो स्पेस है ना, यानी कि स्पेस में है, राइट। अब आप समझने की कोशिश करिए, ये पांच चीज़ें मिली, ये पांच चीज़ें मिली तो इसके अंदर एक सेलुलर डेवलपमेंट हुआ।
स्पेस में कोई चीज़ थी जहाँ पर, अच्छा हर जगह नहीं लाइफ डेवलप हो रही, जहाँ मिट्टी थी, जहाँ पानी था, जहाँ पे सूरज की गर्मी थी, और जहाँ पर एक जो है वो कलेक्टिव कहीं इंटरेक्शन था, एक समय या काल आप उसको बोलो, काल था, लंबा समय वो काल था, और फिर उसके बाद जो है वो उसके अंदर एक ज़िंदगी पैदा हुई। अच्छा, ऐसे ज़िंदगी क्या आज भी पैदा होती है? कभी देखी है आपने? याद करो, होती है, अभी हमारे सामने होती है। ओके, दीमक का नाम सुना है आपने? दीमक ऐसे ही होती है। दीमक को बहुत हल्का सा मॉइस्चर चाहिए और उसको अपना एक मिट्टी चाहिए, वो मिट्टी को हम लकड़ी बोलते हैं, और एक मॉइस्चर पानी चाहिए, और थोड़ा सा उसको हवा इन्वायरमेंट कहीं मिल जाए हल्का सा, और एक लंबा इंटरेक्शन मिल जाए, आउट ऑफ नथिंग वो दीमक जिंदा होती है। आउट ऑफ नथिंग वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाता है, दीमक जिसको हम बोलते हैं। मतलब कुछ नहीं था, घर वाले सर पकड़ के बैठ जाते, ये कहां से आ गई यार, ये तो था ही नहीं, राइट? तो वो दीमक हमारे और आपके घरों में आज भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये चीज हुई थी, राइट? इसको भारतीय संस्कृति में पंच महाभूत के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से कहते हैं इसको? राइट, पंच महाभूत। भूत वर्ड जब हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है तो वो कोई डरावनी चीज होती है, हाँ, लेकिन जब संस्कृत में इसको भूत वर्ड को इस्तेमाल करते हैं तो इसका कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ना, इसका आधारभूत क्या है? बेस। पंच महाभूत, पंच मतलब पांच, महा मतलब सुप्रीम, और भूत मतलब आधार। जीवन का आधार क्या है? तो वो जीवन का आधार ये पांच चीजें हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है, राइट? उससे क्या हुआ कि एक सेल बना। अभी हम लोगों ने बात करी ना सेल की, दीमक एक सेल बना, आज हर घर में बन रही है, जहां थोड़ी सी वो आ जाती है वहां पे बन जाती है, जहां उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। वो फेवरेबल एनवायरनमेंट जहां कहीं भी होगा तो वो वहां पैदा हो जाएगी, राइट? इवन आप जो खेत में बीज बोते हो उसको भी फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तब वो बीज से कल्ला निकलता है, इजंट इट? अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट ना हो, ये किसान को पता होता है कि हम कितना गहरा बोएंगे तो ये कल्ला निकल आएगा, अगर उसका डबल भी बो देगा तो कल्ला नहीं निकलेगा, क्योंकि अर्थ का प्रेशर अब बहुत उसके ऊपर पड़ गया और वो फट नहीं पा रहा अब अंदर से, इजंट इट? अच्छा, उसको एक रिक्वायर्ड मात्रा में उसको पानी भी चाहिए, सिंचाई भी चाहिए। ज़्यादा डाल देगा तो भी नहीं होगा, कम डालेगा तो भी नहीं होगा, मीन्स एक कलेक्टिव चीज़ें चाहिए होती है, राइट? तो ऐसे ही जो है वो अब एक सेल बन गया, ओरिजिन ऑफ लाइफ। अभी हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है नहीं? ओके, फाइन। फिर वो सेल ने अपना एक डॉटर सेल बनाया। डॉटर सेल समझते ना आपने से, जो साइंस से आए होंगे वो लोग, डॉटर सेल। डॉटर सेल, एक सेल फौरन टूटा, फौरन जोड़े में टूटा, दो हो गए वो, फिर ये दो टूटे और ये दो टूटे, चार हो गए। अभी ये चार टूटे, दो 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 करके 8 हो गए। गिनो, और 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी और दूनी और रुक गए। फाइन, अभी हम लोग 6ठी 7वीं स्टेज पे आके रुक गए। मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, ओके फाइन। अभी ये सेल्स इतनी तेजी से डिवाइड हुए, आप में से जिन लोगों ने बायोलॉजी की लेबोरेटरी में अगर सेल के डिवीजन को देखा होगा माइक्रोस्कोप में या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो बहुत तेज़ स्पीड के साथ, इतनी तेज़ स्पीड से होते हैं कि अभी तक उसकी लेवल की कोई फास्टेस्ट ट्रेन भी दुनिया में नहीं बनी है। इतनी तेज़ स्पीड से वो सेल्स ऐसा डिवाइड होते हैं। ये तो हम लोग बहुत स्लो स्पीड में बोल रहे हैं ताकि बात समझ में आ जाए,
ओके फाइन, 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, ऐसा करके। ओके फिर ये जब ये डिवाइड हुए तो इन्होंने करा क्या, इन्होंने एक हरकत करी, जैसे हम लोग करते हैं हरकत। आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आए हो, डिफरेंट गांव देहात और डिफरेंट शहर, डिफरेंट स्टेट से आए हो। अभी जो है वो आप लोग अपने अपने तरह के दोस्त बना लोगे, सेम सेम थिंकिंग के, तो सेम सेम दोस्त, ऐसे ही होगा। ओके फाइन। फिर उसके बाद जो है वो फिर वो मिल करके कुछ काम करेंगे, फिर वो पढ़ाई लिखाई करेंगे, वो प्रैक्टिस को जाएंगे, वो खेलने जाएंगे, यानी किसी की टांग खींचनी होगी तो साथ में जाके खींच आएंगे हल्के से, समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही करेंगे। ओके फाइन। सेल्स भी ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सेल्स भी बिहेव करते हैं हमारे आपके। वो क्या करते हैं कि वो डिफरेंट सेल्स जो हैं वो सेम साइज के, सेम तरह, सॉरी साइज नहीं, सेम तरह के जो सेम फंक्शंस करते हैं, जिनकी सेम आइडियोलॉजी होती है, जिनकी सेम सोच होती है, वो सेल्स एक ग्रुप बना लेते हैं फटाक से, राइट। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट, उनको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ ए सिमिलर फंक्शन फॉर द सिमिलर फंक्शन। यहां तक बात क्लियर हो गई हमको। एक सेल बना था, एक सेल था, राइट। फिर वो एक सेल टूटा 2 में, 2 से टूटा 4 में, 4 से और डॉटर सेल 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 डिवीजन, और 70 ट्रिलियन सेल्स का मजमुआ खड़ा हो गया, राइट। फिर इनके सेल्स ने करा क्या कि वो सेम फंक्शन के जो सेल्स थे, सेम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के जो सेल्स थे, उन्होंने अपना अपना ग्रुप सबने बना लिया, खटाखट 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 फॉर। ये भी बहुत तेज स्पीड है, राइट। ये उससे बनाया तो इसको जो है वो अब जाहिर सी बात है भाई, कुछ तो नाम देना है ना उसको। तो जो इसके साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहले काम किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये टिश्यू है। ये ह्यूमन वीकनेस है, ये हमारी लैंग्वेज की वीकनेस है। कोई ये नहीं कह सकता, कोई सवाल ये नहीं उठा सकता कि भाई सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेल को व्हाई दे कॉल्ड टिश्यू। भाई उन्होंने टिश्यू क्यों कहा उसको, भाई उसको कहते वो ऐरा गैरा नथु खैरा, क्यों नहीं कहा उन्होंने। नहीं, ये सवाल आपका जायज़ नहीं है। अगर करना था तो आप उस ज़माने में पैदा हुए होते तो कहते आप, तब आपका हक होता, अभी तो नहीं है, राइट। ओके, तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के सेल्स ने क्या बना लिया, टिश्यू बना लिया, राइट, वेरी गुड। अभी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के कि इनको ये काम करना है, तो उन्होंने क्या बना लिया, उन्होंने ऑर्गन बना लिया। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे सेल्स ऐसे मिले, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे सेल्स ऐसे मिले, आपस में उन्होंने ग्रुप बनाया, जिनको जो है वो कोई भी केमिकल उनके अंदर चला गया तो उसमें से खींचना है, उनको बाहर निकालनी है कुछ चीज़ें, राइट। तो उन्होंने वो सेल्स का ग्रुप बना लिया, उसको हमने टिश्यू कहा। फिर वो सारे टिश्यूज़ इस तरीके के जहाँ जमा हुए डिफरेंट स्ट्रक्चर के थे, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि कोई भी केमिकल पड़ा हार्ड फॉर्म में, कोई भी या लिक्विड फॉर्म में पड़ा, तो उससे कुछ खींच लेंगे ये बाहर, सारे केमिकल्स को तोड़ देंगे ये, राइट। तो उन्होंने एक पेट बना लिया। बात समझ रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं मैं। अच्छा, अभी पेट तक सामान कैसे जाएगा, तो उसके लिए भी कुछ सेल्स थे, उसके लिए भी कुछ टिश्यूज थे जो सेम काम कर रहे थे कि कोई भी चीज़ आएगी तो नीचे पहुंचा देंगे हम उसको, तो वो आपका फूड पाइप बन गया, राइट। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स बनना शुरू हुए, राइट। अब ये इस तरीके के कि अभी काम पूरा नहीं हुआ, मीन्स टूट गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से केमिकल बाहर नहीं निकला है, तो उसके लिए फिर और रिफाइनरी में डाला, जिसको हम आंतें बोलते हैं, इंटेस्टीन्स है हमारी। तो उसमें जो है वो लार्ज इंटेस्टीन भी है, स्मॉल भी है, ऐसे ही है ना ये सारा। ओके फाइन। तो यहाँ से लेकर के, अच्छा, जैसा आप खाना खाते हो तो बिल्कुल वैसा का वैसा खाना पेट में नहीं चला जाए, क्योंकि वैसा स्ट्रक्चर है नहीं अंदर करने का, तो उसके लिए कुछ हड्डियाँ रख दी, 28 या 32 कुछ हड्डियाँ रख दी कि कट 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 कट, पीस पीस के, काट काट के उसको खा लेना, है नहीं। अच्छा, तो पीस लिया, तो पीसते पे भाई
सूखा सूखा तो नहीं पीसोगे, सूखा सूखा जाएगा तो छील देगा, तो भाई उसके लिए गीला भी चाहिए, तो गीला भी कर लो, तो साथ में उसको सलाइवा भी बना दिया आपका। अब आप देखो कितने तरह के सेल्स सेम फंक्शन के लिए, कितने तरह के सेल्स टिश्यूज बना रहे हैं अपना अलग अलग कहीं, और सेम पर्पस हल करने के लिए वो एक साथ काम करेंगे। अब अच्छा भाई, खाना ये जो आप खाओगे तो ये खाना इंटरेस्टिंग भी है या नहीं, क्योंकि इंसान की एक, आप ये कहो कैरेक्टरिस्टिक कह लो या कमज़ोरी कह लो, कि जो चीज़ उसको इंटरेस्ट की नहीं लगती तो उसमें वो ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाता। अच्छा, तो भाई अब ये इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, तो इसके दो तरीके हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप उसको पहले खा लो, एक तरीका ये है कि आप उसको पहले सूंघ लो। तो भाई पहले आप सूंघ लो कि सही है या नहीं है नहीं? वो कहीं ऐसा ना हो कि वो सरदार जी जा रहे थे कि वो पैर पड़ने जा रहा था किसी चीज़ पे अंधेरे में, तो उन्होंने कहा पता नहीं क्या है, तो उन्होंने चख लिया, ओहो हो गोबर है, अच्छा हुआ पैर नहीं पड़ा। ओके फाइन। तो अब हमको देखो, आप अब वो सेल्स, उनको हम बोलते हैं ओल्फैक्टरी सेल्स। अब वो ओल्फैक्टरी सेल्स आप देखो कितने, मीन्स अब वो सेल्स कहीं अलग काम कर रहे हैं, कहीं अलग टिश्यूज बनाए हैं, लेकिन वो सारा आपका एक डाइजेस्टिव, मीन्स कई में से एक काम उसका डाइजेशन का भी है, लेकिन डाइजेशन की तैयारी वो कहाँ से करा रहे हैं? वो सिर्फ उसकी खुशबू से करा रहे हैं आपको। उसकी खुशबू ही नहीं अच्छी है तो यार मुझे नहीं खाना। आप देखो खाना बहुत अच्छा है, आपकी पसंद का है, आपकी ही बिरयानी है जो आपको बहुत पसंद है नहीं, लेकिन अभी उसमें से कुछ अजीब सी आ गई। क्या खाते हैं आप लोग उसको? कोई नहीं खाता, चाहे फेवरेट डिश हो वो आपकी, लेकिन चूंकि अब हल्की सी ओल्फैक्टरी ने मैसेज दिया कुछ और है ये, तो आप नहीं खाते उसको। मीन्स मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो एक सेल्स ने सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के टिश्यूज़ ने मिल करके बहुत सारे स्ट्रक्चर के उन्होंने जो है वो ऑर्गन्स बनाए। भाई दांत अलग स्ट्रक्चर है, नाक के अंदर जो है वो सांस लेने का वो अलग एक स्ट्रक्चर है, अंदर डालने का गुटकने का एक अलग स्ट्रक्चर है, पेट में जाने का अलग स्ट्रक्चर है, आंतें दो तरह की हैं उनका अलग स्ट्रक्चर है, फिर किडनी में जाती है तो अलग स्ट्रक्चर है, फिर वो लीवर उसको कुछ करता है तो उसका एक अलग स्ट्रक्चर है। लेकिन ये सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट टिश्यूज़ मिल करके आपके, सिर्फ अभी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। अब ऐसे ही रेस्पिरेटरी है, ऐसे ही सर्कुलेटरी है, ऐसे ही सब कुछ है, राइट? ओके, तो बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिल गए तो उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम बना लिया। यहां से मिलना शुरू हुआ और जाते जाते उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम बना लिया। अब ये इस तरीके के बहुत सारे सिस्टम्स मिल गए तो उन्होंने एक तारिक मुर्तज़ा बना दिया, उन्होंने आप बना दिया, आप बना दिया, आप बना दिया, राइट? ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ कहां से था शुरू? पंच महाभूत से होते 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 यहां तक पहुंच गया है, राइट? ये 2-4 दिन, 2-4 हज़ार साल, 2000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल, 1 बिलियन साल, 2 बिलियन, 10 बिलियन सालों की बात नहीं है। अभी साइंस वहाँ तक नहीं पहुँच पाई कि कितने बिलियन साल की है, लेकिन इतना पहुँच गई कि हाँ बिलियंस ऑफ ईयर्स हैं जो वहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अब ये लाइफ जो हमको और आपको दिखाई देती है, यहाँ जितने बैठे हैं 25-30 हम लोग, है ना? अब ये लाइफ बहुत कॉमन हो गई है। अब हर घर में एक छोटा बच्चा है, हर घर में एक नया मेहमान आ रहा है। पहले इतना कॉमन नहीं था ये। अब से 500 साल पहले पॉपुलेशन इतनी थी क्या जितनी आज है? नहीं। 5000 साल पहले इतनी पॉपुलेशन थी क्या? नहीं। आज आपकी पूरी यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट्स हैं, इतने में तो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बन जाते थे हड़प्पन कल्चर के। भैया 35,000 36,000 के अराउंड हो, सिर्फ स्टूडेंट्स, राइट? तो इतनी बड़ी तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती थी। वो पहली बात तो होते ही नहीं थे वो इतना, हज़ारों की तादाद में, राइट? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अब ये लाइफ बहुत कॉमन हो गई है, ठीक? तो हमारी ओरिजिन ऑफ लाइफ
जो हमारा बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है वो शुरू हुआ है हमारा पंच महाभूत से, फिर उससे एक सेल बना है, फिर सेल पर्टिकुलर अपने क्वालिटी के, सेम क्वालिटी के बहुत सारे सेल्स मिलके उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया, उसको हमने टिश्यू कहते हैं। फिर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के टिश्यूज़ मिले आपस में तो उन्होंने ऑर्गन एक बना लिया। फिर वही सेम पर्पस हल करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स मिले तो हमने उनको ऑर्गन सिस्टम का नाम दे दिया, या खाली सिस्टम कहने लगे, ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन्स या खाली सिस्टम। और फिर डिफरेंट सिस्टम्स ने मिल करके जो है वो एक ऑर्गेनिज्म बना दिया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? राइट। अभी हम लोग एक नया सिस्टम हम शुरू करें। अब हम लोग सिस्टम्स पे आ गए, ठीक है नहीं? स्केलेटल सिस्टम, ठीक है? स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, आप में से कोई बताएगा? व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम? हाथ उठाएंगे तब उस पर बोलेंगे। जी आप बताइए। बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। आप पहले तो आप लोग नाम बताया करिए ज़रा, अपना नाम बताएंगे तो मुझे याद हो जाएगा, वरना मुझे नाम ही नहीं पता है आप लोगों का। महताब। ओके फाइन, बैठ जाइए, बैठिए आराम से। हाँ अब बताइए, गेम क्या है आपका? एथलेटिक्स। क्या है एथलेटिक्स? हाँ 800। क्या टाइम है? 2 मिनट्स। अच्छा तो बहुत तेज़ है यार। है? हाँ जी बताइए, स्केलेटल सिस्टम क्या है? ओके ओके फाइन। मीन्स अ सिस्टम, ये कह रहे हैं कि सिस्टम रिलेटेड विद आवर बोन्स और द बोनी कलेक्शन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। ये कुछ कह रहे हैं, बताइए। हाँ है ना, तो बेसिक स्ट्रक्चर हमको प्रोवाइड करता है। अदरवाइज हमारा ये जो गोश्त वोश्त है, ये तो गोश्त है, ये मसल होती हैं, राइट? और ये मसल्स जो हैं वो बिना हड्डी के ये ऐसे ही हैं, नहीं बहुत काम किए हैं तब भी काम किए हैं क्यों नहीं काम किए हैं, लेकिन ये ऐसी हैं जैसे बिना हैंगर के शर्ट, बिना हैंगर निकाल दो और शर्ट छोड़ दो तो कैसे घुड़प से ऐसे हो जाती शर्ट हमारी। तो अब आप कहोगे नहीं शर्ट काम की नहीं है तो लात मार के फेंक दो बाहर, नहीं उठा के फिर रख लेते हैं। तो काम की तो है, मसल भी हमारी तब भी काम की है, घुड़प से पड़ी हुई है, लेकिन है तो काम की। तो लेकिन वो हमारा इस बगैर स्केलेटल सिस्टम के हमारी मसल भी ऐसी घुड़प से ऐसे पड़ी रहेंगी, हमारी सारी नर्व्स भी ऐसे ही पड़ी रहेंगी, हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम भी ऐसे ही पड़ा रहेगा। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है ये हमारा हैंगर सिस्टम है, हैंगर सिस्टम है, जहाँ पे ये पूरा एक आपको हैंगर की तरह लटकाए हुए, आपको एक स्ट्रक्चर, आपको शेप दिए हुए हैं। ये हमारा हड्डियाँ तो वही हैं, लेकिन हड्डियों का मिलीमीटर आगे बढ़ना, पीछे हटना, गोल हो जाना, खड़ा हो जाना, ऐसा करना, तो ये शक्ल ऐसी हो गई, ये शक्ल ऐसी हो गई, वरना हड्डियाँ तो सेम है सबकी। ऐसा ही है ना बात? ओके फाइन। तो ये हमारा स्केलेटल सिस्टम है। हाँ मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूँ कि किसके पास ज़्यादा हड्डियाँ होंगी, एक छोटा बच्चा उसके पास ज़्यादा हड्डियाँ होंगी या एक एडल्ट के पास ज़्यादा? छोटे बच्चे के पास होगी। ओके फाइन, छोटा बच्चा तो बहुत छोटा सा, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, 5 फीट 8.5 इंच का हूँ, तो मेरे पास हड्डियाँ ज़्यादा होनी चाहिए। लॉजिक तो ऐसा कहता है, 5 फुट 8.5 इंच का मैं हूँ तो मेरे पास हड्डियाँ ज़्यादा होनी चाहिए। वो अभी पैदा हुआ है, इतना सा है, तो उसके पास हड्डियाँ जो हैं वो ज़्यादा हैं, आप कह रहे हो उसके पास, जबकि लॉजिक कहती है कि कम होना चाहिए। अब बताओ अब क्या होना चाहिए? ओके फाइन। अच्छा तो दुनिया में कोई चीज़ बेकार तो बनी भी नहीं है, या बेकार भी बन जाती हैं कुछ चीज़ें, तो बेकार तो नेचर ने तो कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई है। हमें उसके बारे में समझ में ना आए, उसके पर्पस के बारे में, ये एक अलग मसला है। फॉर एग्ज़ाम्पल अलीगढ़ में बड़े मशहूर हैं मच्छर, हमें समझ में नहीं आता यार इनका पर्पस क्या है, ये कम वक्त, इज़न्ट इट? जी बस सुना ही है आपने, सही। अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है उनको भगाने की, इसलिए नहीं देखा आपने। ओके फाइन। तो अब मैं आपसे ये कह रहा था कि
हर चीज़ की अपनी कोई एक यूटिलिटी है, राइट। अब बच्चे के पास ज़्यादा हड्डियां हैं और आपके पास एडल्ट हो गए तो आपके पास हड्डियां कम हो गई, तो उसके पास ज़्यादा होने की क्या यूटिलिटी? बेकार तो नहीं है तो किसी काम की। ये तो आप बात सही कह रहे हो, उसके पास ज़्यादा है, एडल्ट के पास कम है। ये भी आप सही कह रहे हो कि उसकी हड्डियां जुड़ गई हैं तो कम हो गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो फेस है ये और हेड, इसमें मिला करके यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो है वो 28 हड्डियाँ हैं, राइट। जब मैं पैदा हुआ था तो ये 28 हड्डियाँ थी। अभी जो है वो मैं 50-52 साल का हो गया तो अब ये 2 हड्डियाँ रह गई भाई। एक ये है ऊपर और एक ये जबड़े के नीचे, बस ये जो हिलती है, ये तो हिलती भी नहीं कम वक्त, इज़न्ट इट भाई, ये हिल गया, बस 2 हड्डियाँ बची हैं, तो 28 की 2 हो गई। बात तो सही कह रहे हो आप, लेकिन सवाल ये हुआ कि बच्चे के पास फिर इतनी हड्डियाँ देने का पर्पज़ क्या है भाई? हमें दे देते अच्छा खासा, हैं सॉफ्ट होते हैं तो यार। अगर कोई बच्चा ऐसा ही सख्त हो जाए ना जैसे आपकी बॉडी सख्त है तो आप उस बच्चे को पसंद ही नहीं करोगे उठाना। Isn't it? सिर्फ उसकी माँ उठाएगी या उसका बाप उठाएगा, बाकी आप भाई बहन तो नहीं उठाओगे यार, वो हो जाइए तो काम आगा। हाँ, थोड़े गाल वाल फूले हों, मुलायम मुलायम से हों तो नोचने ना आता तो अच्छा भी है। हाँ बताएं फिर क्यों है उसके पास? राइट, उसके पास पर्पज़ है बहुत बड़ा, नेचर का बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पज़ है। वो पर्पज़ ये है कि वो बच्चा है, राइट, ओके। वो बच्चा जो है वो उसका बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ख़राब है, ओके। अच्छा, इंसानों का जो बच्चा होता है वो जब पैदा होता है, जब मैं पैदा हुआ था, जब आप पैदा हुए थे, तो इंसानों का हर बच्चा, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं कहीं पे भी पूरी दुनिया में, इंसानों का हर बच्चा जानवर के लेवल से बहुत नीचे का पैदा होता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ अपनी इस बात को, जानवरों के लेवल से बहुत नीचे का इंसानों का बच्चा पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी जानवर के बच्चे को अपनी माँ का दूध ढूंढने में मीन्स 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। मेरी माँ मेरे बराबर में लेटी होती, अगर मेरी माँ ने मुझे नहीं उठाया होता या किसी ने उठा करके दूध से नहीं चिपकाया होता तो तारिक मुर्तज़ा चिल्ला चिल्ला के मर जाते, मगर दूध नहीं ढूंढ पाते। इज़न्ट इट? आप बताओ तो कौन अच्छा हुआ? ज़्यादा लेवल हायर किसका है, जानवर के बच्चे का या हमारा? एग्जैक्टली, ओके फाइन। जानवर, इंसानों का बच्चा जब भी पैदा होता है तो सबसे पहला काम उसको, मीन्स इंसानों के बच्चे को हर काम सीखना पड़ता है। हर काम मतलब सांस लेना भी उसको सिखाया जाता है, तब वो सांस ले पाता है। वो माँ के पेट के अंदर था, तो वो माँ के पेट के अंदर जब तक था तो उसको अनुलोम विलोम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, भस्त्रिका करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारे धर्मेंद्र भाई खींचे रहते हैं काम वहाँ, है नहीं? ओके फाइन, उसको मिल रही थी वहाँ, राइट। अभी वो बाहर आ गया, अब वो आया तो वो भड़बड़ा गया बच्चा, उसने कहा ये कहाँ आ गया मुसीबत में, ये तो अच्छा, उसे सांस लेनी नहीं आती है, राइट। अब उसको सांस दिलानी है, नहीं तो मर जाएगा वो। 32 सेकंड में वो बच्चा मर जाएगा। आप 2 मिनट में मर जाओगे क्योंकि अब आपकी कैपेसिटी बड़ी हो गई है। 3 मिनट में मर जाओगे, मैक्स 5 मिनट में मर जाओगे आप। वो 32 सेकंड में मर जाएगा, 32-33 सेकंड में मर जाएगा। अब उसको सांस दिलानी है, आती है नहीं उसको, तो क्या करते हैं उसको? उसको पकड़ के उल्टा लटका देते, रुलाते नहीं है। ठाक, इधर पैदा हुआ और उधर उल्टा लटकाया। अच्छा, जैसे ही वो ऑक्सीजन, वो सब सारा ब्लड प्रेशर उसका इधर, वो चीख मारी उसने। इज़न्ट इट? ऐसे होता है, राइट। तो सिखाया गया उसको, पहले बार तो पहली हरकत उसे सिखाई गई सर्वाइवल के लिए, सांस लेना सीख ले भाई, नहीं तो मर जाएगा।
अच्छा, आजकल हमको क्या हो गया है, अब हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमको नई चीज़ें सीखने में शर्म आने लगती है, वरना लोग सोचेंगे यार इसको इतना भी नहीं पता है इस बच्ची को, यार इसको बच्चे को इतना भी नहीं पता है, ऐसा सोचेंगे मेरे बारे में लोग। नहीं, ऐसा नहीं होता, ज़िंदगी भर सीखने के लिए है आपको, राइट? ओके। कुछ बच्चे होते हैं बड़े ज़िद्दी होते हैं, शायद मेरी तरह के होंगे, वो बदतमीज़, वो क्या, वो लटकने से भी नहीं समझ में आ रहा। अच्छा 32 सेकंड का ही टाइम है, 8-10 सेकंड तो इसी में लटक गए, इंतज़ार कर गए, तो क्या हुआ फिर, वो उनके यहाँ बम्पू पे पटक 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 पटक। तो वो जब वो, अभी आप अपने हाथ पे भी मारो तो झंझनाहट सी होती है ना, राइट? तो वो झंझनाहट हुई तो उसको याद है, तो वो आया। अच्छा, कुछ आप जैसे होते होंगे महापापी, सॉरी, वो तब भी नहीं मानते होंगे इससे, तो क्या करते हैं, तो वहाँ नहीं, स्टरलाइज्ड एक सुई लगी होती है, वो बम्पू में घुसड़ देना, पुम, मीन्स ये सारा काम उनको विद इन 32 सेकंड करना है। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं आपको? तो बच्चे को, इंसान के बच्चे को सांस लेना तब आई। कभी आपने सुना है कि चींटी के बच्चे को भी सांस लेना सिखाई जाती है, शेर के बच्चे को सिखाई जाती है, बकरी के बच्चे को सिखाई, किसी को नहीं सिखाई जाती। कौन हायर लेवल पे पैदा हुआ है? जानवर। जानवर हमेशा से हायर लेवल पे पैदा होता है, इंसान का बच्चा हमेशा जानवरों के लेवल से नीचे पैदा होता है। लेकिन ये धीरे धीरे ट्रेनिंग पाते 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 ये वहाँ चला जाता है जहाँ पर कॉमन इंसान भी नहीं सोच पाते, वो चांद पे चला जाता है। वो सूरज की जैकेट बनाने के चक्कर में और कह रहा है कि सूरज की जैकेट बना के मैं सूरज के अंदर भी घुस जाऊँगा, और घुस जाएगा किसी दिन वो। हाँ भाई, इंसान है। अब से 10,000 साल पहले यही मैं और आप, मीन्स मेरे और आपके माता पिता, यही 10,000 साल पहले गुफा में रहते थे, गारों में रहते थे, जंगलों में रहते थे। आज बैठ करके लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो। तो आगे 100 साल बाद क्या करोगे, आपके बच्चे क्या करेंगे, डोंट नो, तो पता नहीं क्या करें। तो ये इंसान का लेवल है, पैदा यहाँ होगा लेकिन ये रुकेगा यहाँ नहीं, ये रुकेगा फिर पता नहीं कहाँ रुकेगा। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ आपको, राइट? ओके। अब ये बच्चा इतना लिहाड़ा है, इतना लेजी भी है और इतना इनकोऑर्डिनेटेड भी है, ये इंसान का बच्चा, राइट? जानवर का कोई भी बच्चा ज़रा सा हल्का सा लड़खड़ाएगा तो, लेकिन लड़खड़ा के शायद एक आध बार गिर जाए, शायद गिर जाए, लेकिन कभी भी कोई भी जानवर का बच्चा ऊपर चट्टान पे से नीचे नहीं गिरता। कभी गिरता है? हमारे घरों में आए दिन हमारे छोटे भाई बहन जो है वो बिस्तर से नीचे गिरते रहते हैं, क्योंकि इंसान, उसको समझ नहीं है, नीचे लेवल पे पैदा हुआ है। बच्चे ने ज़रा चलना शुरू करता है तो घर में एक आफत मच जाती है कि वो कहीं वो प्लग में हाथ डाले दे रहा है, तो कहीं वो फिनाइल पिए ले रहा है। कभी आपने देखा है कि भैंस के बच्चे ने फिनाइल पी लिया? अरे, और जबकि उसको सिखाया भी नहीं जाता, इज़न्ट इट? तो हमारा लेवल यहाँ था, लेकिन अब हम लेवल होते 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 हम कहीं और पहुँच गए। फाइन, राइट? अब ये बॉडी हमारी ऐसी है कि इस लेवल की नहीं है अभी कि ये बॉडी जो है वो गिरने पड़ने से अपने को बचा पाए। अच्छा, देखने वाले भी हमेशा नहीं मिलेंगे इसको, ये भी पता है बनाने वाले को। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि इसको ऐसा करो, इसके पास जो इसके जो हड्डियाँ हैं उनको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, ताकि ये गिरे भी तो शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करे। इज़न्ट इट? आपने फुटबॉल देखी है? सिंगल पीस होती है क्या? लाते बहुत पड़नी है उस पर, तो वो भाई क्या सिंगल पीस बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, लेकिन वो 2-4 लातें पड़ेंगी, है ना, वो रोनाल्डो सर की, तो उसी में डी शेप हो जाएगी। इज़न्ट इट? अच्छा, अभी जैसे कोऑर्डिनेशन डेवलप होता जा रहा है बॉडी के अंदर, वैसे वैसे वो हड्डियाँ आपस में जुड़ती जा रही हैं। अभी ये अलग अलग हड्डियाँ हैं, तो ये गिरी तो इन्होंने शॉक एब्जॉर्ब संभाल लिया शॉक को। बच्चे को मिनिमम पॉसिबल चोट लगी, बहुत कोई बुरी कंडीशन होती है तब उसकी हड्डी टूटती है बच्चे, वरना नहीं टूटती आमतौर से। हमारी बड़ी आसानी से टूट जाती है गिर के, क्योंकि हमारे पास वो अब जुड़ गई है, अब ये एक ही हड्डी बची है। अब ये तो अब फोर्स इतना पड़ गया कि ये तो ब्रेक होना ही होना है इनमें, हल्का सा तो ब्रेक हो जाता है, राइट? तो उनको शॉक एब्जॉर्बेंट की नेचुरल ज़रूरत है बच्चों को, क्योंकि वो पैदल भी नहीं चल पाते अपने आप से, बार बार गिरते हैं। अगर हड्डियाँ उनकी फ्यूज्ड होंगी, उसको फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूज्ड, अगर वो फ्यूज्ड हड्डियाँ होंगी
तो उसकी हड्डियाँ आए दिन टूटती रहेंगी, क्योंकि उसको चलना नहीं आता, उसे खड़ा होना भी नहीं आता, चलना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए बच्चे के पास ज़्यादा हड्डियाँ हैं उसके सर्वाइवल के लिए, और वो सर्वाइवल की रिक्वायरमेंट आपकी हल्के हल्के पूरी हो गई है, इसलिए आपकी वो हड्डियां जो हैं वो आपस में धीरे धीरे उनका ऑसिफिकेशन होता जा रहा है। इसको ऑसिफिकेशन बोलते हैं। लिख लीजिए OSIFICATION, ऑसिफिकेशन। बोलिए ज़रा एक बार, फिर से बोलिए। राइट, इसको हम लोग फ्यूजन भी बोलते हैं। फ्यूजन, FUSION, फ्यूजन। टेक्निकल, एनाटॉमिकल टेक्निकल नेम इज ऑसिफिकेशन। जनरली बोलना हो आपको फ्यूजन। और फिर वो, अब हमें समझ में आया कि ओके ये 28 हड्डियाँ 2 हड्डियाँ कैसे हो गई, और उस वक्त इनकी क्या ज़रूरत थी। सर के बल बच्चा गिरा है तो उसके ब्रेन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। हम सर के बल गिर तो जाएं, एक तो गिरते नहीं, लेकिन गिर गए तो फिर प्रॉब्लम हमें ज़्यादा हो जाएगी, बच्चे को नहीं होती। जिसको हम कहते हैं ना, वो तो बच्चा जब गिरता है तो उसको फरिश्ते उठा लेते हैं। ओके, नहीं, वो अनऑसिफाइड बोन्स होती हैं उसकी, तो उस वजह से बच्चा जो है उसको बच जाता है, वो शॉक एब्जॉर्बेंट होता है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है हमको? थैंक यू वेरी मच।